नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, और उसका पार्ट नंबर 3 आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने 2 पार्ट को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है, उन वीडियो को नहीं देखा है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा जैव प्रक्रम, तो उसका पार्ट नंबर 3 है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले है आपके मनुष्य में श्वसन। तो साथ साथ में आप नोटबुक में भी इनको लिख सकते हैं या इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मनुष्य में श्वसन, यानी मनुष्य में श्वसन है वो किस प्रकार से होता है। तो आप पढ़ सकते हैं कि मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, कि जो मनुष्य है उसमें श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र या मनुष्य का श्वसन तंत्र जो आपके इम्पोर्टेंट है, इसका डायग्राम और इसकी जो संरचना है और इसकी जो क्रिया विधि है, इसका जो वर्णन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मनुष्य में श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। और मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है उसको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जिसमें पहला भाग हमारे है श्वसन मार्ग, यानी सबसे पहले हम श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। और 2 नंबर है आपके फेफड़े, यानी 2 नंबर पर हम फेफड़े के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके श्वसन मार्ग, यानी श्वसन मार्ग क्या होता है। तो श्वसन मार्ग से होकर वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसन मार्ग से होकर वायु है, जो हवा है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। और सांस लेने तथा निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया, सांस लेने तथा निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है आपके नासा मार्ग, यानी नासा मार्ग। तो एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। और नासा द्वार से ग्रसनी तक के जो पंथ है उसको हम नासा मार्ग कहते हैं। यानी एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अर्घ छोर पर स्थित होते हैं और नासा द्वार से ग्रसनी तक का जो पथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। और यह नासा पट द्वारा 2 भागों में बटा होता है। नासा पट द्वारा कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। गर्सनी, अब गर्सनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख्य ग्रहिका दोनों खुलते हैं और गर्सनी का नासा गर्सनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। यानी गर्सनी जो होती है उस भाग में नासा मार्ग और मुख्य ग्रहिका दोनों खुलते हैं और गर्सनी का नासा गर्सनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। और तीसरा है आपके स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र क्या होता है? तो यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग कौन होता है? स्वर यंत्र होता है। और स्वर यंत्र में वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। स्वर जो यंत्र होता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और 4 नंबर पर है आपके ट्रेकिया। ट्रेकिया आपके इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि ट्रेकिया क्या होता है। तो वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और वायुनाल की भित्ति में उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। तो ये आपको किस में लिखना है? ट्रेकिया में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके श्वसनी, यानी श्वसनी क्या होती है? तो वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके फेफड़े। अब फेफड़े क्या होते हैं? तो वक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी कोमल एवं स्पंजी रचना है और प्रत्येक फेफड़ा
प्लूरल कला से घिरा होता है। जो प्रत्येक फेफड़ा होता है वो कौन सी कला से घिरा होता है? प्लूरल कला से घिरा होता है। और फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। जो फेफड़े होते हैं उनमें महीन नलिकाओं का क्या फैला रहता है? जाल फैला रहता है। और इस जाल को हम क्या कहते हैं? श्वसनी वृक्ष कहते हैं। उसके बाद में है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास, यानी मनुष्य में सांस लेने की जो क्रिया विधि है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मनुष्य में सांस लेने की जो क्रिया विधि है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। मनुष्य में सांस लेने की जो क्रिया विधि है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है आपके निःश्वसन। तो निःश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके निःश्वसन, और निःश्वसन में मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अगर आपके एग्जाम में निःश्वसन आता है तो आपको ये 3 पॉइंट आपको लिख कर आने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। यानी जो वायुमंडल होती है, वायुमंडलीय वायु है, उसको खींचकर फेफड़ों में भरने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निःश्वसन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। और तीसरा है कि इसमें प्लूरल गुहाओं का क्या आयतन है वो बढ़ जाता है। इसमें प्लूरल गुहाओं का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और सेकंड है आपके उच्छ्वसन। उच्छ्वसन, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि फेफड़ों की वायु का बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। कि जो फेफड़े हैं उनकी वायु का बाहर निकाला जाना ही उच्छ्वसन कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें O2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी जो CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। और तीसरा है इसमें कि इसमें प्लूरल गुहाओं का जो आयतन है वो कम हो जाता है। यानी जो प्लूरल गुहाएं हैं उनका वॉल्यूम है, आयतन है, वो कम हो जाता है। और उसके बाद में है वहन, यानी वहन क्या होता है? तो सबसे पहले हम मानव में यानी मनुष्य में वहन पढ़ने वाले हैं। और मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है और इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। और रुधिर के प्रमुख 2 भाग होते हैं। रुधिर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला है तरल भाग प्लाज्मा होता है। तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। तो तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाता है। जो प्लाज्मा होता है वो रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 90% भाग बनाता है। और जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन का वहन करती हैं। और इस कार्य में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, वो रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है। यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके हृदय यानी मानव हृदय। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है और इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसका साइज, उसका आकार एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इन्हें दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले और बाया नीले में विभेदित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और आलिंद ऊपर की ओर तथा नीले नीचे की ओर होता है। दाया आलिंद दाएं नीले में और बायां आलिंद बाएं नीले में खुलता है। और बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच द्विवल्नी कपाट होता है। और दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच त्रिवल्नी कपाट होता है। और दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है। दाएं आलिंद से महाशिरा है वो आकर मिलती है और बाएं आलिंद से फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है। तो ये आपको इसमें लिखना है, याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परिसंचरण तंत्र, यानी ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जो काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि परिसंचरण तंत्र क्या है।
तो परिसंचरण तंत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि परिसंचरण तंत्र क्या है या परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो मानव के शरीर में उपस्थित एक ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में विभेदित किया गया है, जिसमें पहला रक्त है आपके, दूसरा आपके हृदय है जिसको हमने पढ़ लिया है, और तीसरा है आपके रक्त वाहिकाएं। तो इसमें हम रक्त और रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हृदय के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसमें पहला है आपके रक्त। अब रक्त है वो एक प्रकार का तरल स्योंजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं। कि रक्त एक प्रकार का तरल स्योंजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कि जो रक्त है, ब्लड है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। और इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और नेक्स्ट है आपके कि नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। नवजात शिशु होते हैं, उनमें रक्त का, ब्लड का निर्माण है वो किस में होता है, प्लीहा में होता है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 लीटर ब्लड माना गया है, 5 लीटर रक्त होता है। और रक्त है उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है आपके प्लाज्मा जो कितना प्रतिशत भाग होती है, 55% भाग होती है। और सेकंड है रुधिर कणिकाएं जो कितना प्रतिशत भाग होती है, आपके 45 यानी 45% भाग होती है। और प्लाज्मा है वो द्रव्य भाग माना गया है, और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो ठोस भाग मानी जाती हैं। और इसमें जल है वो 92% होता है। और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वो कितने प्रतिशत होते हैं, 8% होते हैं। और अगर हम रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इसमें आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, और एक होती है आपके प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। तो ये आपको जरूर अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। तो इसमें सबसे पहले है आपके आरबीसी। तो आरबीसी की जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, और इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। और इसमें पहली विशेषता क्या है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। यह आपको ध्यान देना है। और सेकंड है कि आरबीसी है वो रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं को कितना प्रतिशत भाग मानी जाती है, 99% भाग होती है। और तीसरी विशेषता है कि आरबीसी का निर्माण है वो किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और 4 नंबर है कि यह केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। और नेक्स्ट है कि इनका जीवन काल है वो कितना दिन होता है, 120 दिन का होता है। और उसके बाद में है कि यह ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसका दूसरा नाम जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी जिसका दूसरा नाम है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और उनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि इसमें केंद्रक है वो पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और सेकंड है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यह रंगहीन होती हैं, यह रंगहीन मानी जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो भी किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान देना है कि यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल वो 10 दिन होता है और यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। इन 3 विशेषताओं को आपको अच्छे से याद करना है कि बिंबाणु, जिसका दूसरा नाम है प्लेटलेट्स और इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और इसकी पहली विशेषता है कि यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, और दूसरी विशेषता है कि इनका जीवन काल है वो 10 दिन होता है, और तीसरी विशेषता है कि यह रक्त का थक्का जमाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र को अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है कि मनुष्य में O2 CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही क्या कहा जाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। कि मनुष्य में O2 और CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने या लाने वाले तंत्र को या सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये आपके 2 प्रकार का होता है, एक तो है खुला परिसंचरण तंत्र और एक है बंद परिसंचरण तंत्र, और इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम खुले परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें रुधिर है वो किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है, रुधिर आंतरांगों के आसपास पाया जाता है और इसमें किसी प्रकार का दाब है वो उत्पन्न नहीं होता। झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बंद परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है और इसमें रुधिर दाब है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं तो शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके धमनी। तो धमनी के बारे में हम बात करें तो धमनी क्या होती है, मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं होती हैं। और सेकंड है कि ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, कि ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करती है। और उसके बाद में है कि इनमें वाल्व है वो अनुपस्थित होता है, धमनी में वाल्व है वो नहीं पाए जाते हैं। और 4 नंबर है कि इनमें रुधिर का बहाव है वो तीव्र गति के साथ होता है। धमनी में रुधिर का बहाव है वो तीव्र गति से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके शिरा। तो शिरा है, इनके बारे में हम डिस्कस करें कि शिरा क्या होते हैं। तो शिरा के बारे में डिस्कस करें तो इसमें पहली विशेषता क्या है कि ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संक्रीय नलिकाएं हैं और ये है अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाने का काम करती हैं और इनमें वाल्व उपस्थित होते हैं। और नेक्स्ट है कि रुधिर का बहाव है वो सामान्य व धीरे धीरे होता है। उसके बाद में है केशिकाएं। अब देखिए केशिकाएं क्या होती हैं। तो केशिकाओं की हम बात करें कि किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। और केशिका एक मोटी कोशिका होती है जिसे इनसे होकर उत्तकों में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। तो इस प्रकार ये पार्ट नंबर जो 3 है चैप्टर 6 का, आपके जैव प्रक्रम वाले चैप्टर का, वो भी आपके कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट याद करना है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आपके अपलोड होने वाला है, तो उस पार्ट को भी आपको देखना है
और बाकी आप ये नोट्स हैं, इनको आप परचेज भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।